हाँ मैम, क्लास से स्टार्ट करिए। ओके, ठीक है। मॉर्निंग। ओके, क्लास शुरू करें। सब लोग आ गए हैं? बता रही है मैम। यस मैम। यस मैम। प्रत्यय का लगता है नेटवर्क इशू है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है प्रत्यय। ठीक है, मुझे बताओ लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे और आज क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी तक हुआ था क्या हो गया था मैम? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तक हो गया था आज। ओके, अकाउंटेबिलिटी हम लोग बताया था ऑर्गेनाइजिंग शुरू किए थे। ठीक है, मैं Yes, ma'am, और एक मिनट organizing. स्क्रीन शेयर करने का देख लेती हूँ। मैम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग से शुरू करना था मैम। ओके, पीडीएफ स्क्रीन मुझे जरा शेयर कर लेने दो। एक अकाउंटेबिलिटी मैम शायद बचा हुआ था टॉपिक। Yes, ma'am, ओके, ठीक बता है। दिए अकाउंटेबिलिटी हमको बताने के लिए, वो बता चुके हैं। मैम 2 मिनट रुक जाइएगा, स्क्रीन शेयर नहीं करिएगा अभी। क्यों? 2 मिनट रुक जाइए, लाइन पे रुक जाइए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्या वो मंजे हो गया? बस बस, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट और। रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो चुका है, और क्या करना है आपको? सिर्फ अपलोड कर देना, स्क्रीन शेयर करने के बाद अपलोड नहीं हो पाएगा। क्या चीज अपलोड करना है? रहने तो बाद में कर लेना, अगर नहीं हो हुआ गया है, है सिर्फ तो। सेव कर देना है, हो जाएगा। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। स्क्रीन हम लोग बाद में शेयर कर लेंगे। हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग शुरू कर दिया था। ऑर्गेनाइजिंग में अकाउंटेबिलिटी नहीं समझ में आया ऋतिक, फिर से बताना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी, इसके बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये सब हम लोगों ने कर लिया था। अकाउंटेबिलिटी नहीं समझ में आया तो सिंपल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी आप अपने से जूनियर को असाइन कर सकते हैं, आप किसी और को असाइन कर सकते हैं। हो सकता है आप आपके वो कलीग्स ही हैं, सेम लेवल पे भी काम कर रहे हो, आप उनको भी अपना कोई काम शेयर करने के लिए अगर आपके पास ज्यादा है तो आप उनको दे सकते हैं। लेकिन फिर जो अकाउंटेबिलिटी है, यानी जब भी आप उस काम को चेक किया जाएगा, उस काम का फीडबैक आपके सीनियर आपसे लेंगे, तो ये आपसे ही लिया जाएगा। आपने किसको फर्दर डेलीगेट किया था काम, उनसे नहीं लेकर के वो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपने उस काम को करवाया या अभी भी वो काम करवाना बाकी रह गया। ठीक है ना? तो मैंने ये समझाया था कि जिसके जो ड्यूटीज रहती है, ड्यूटीज आप अपना वर्कलोड शेयर कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी अकाउंटेबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व जो होता है वो अभी भी आपके पास ही रहेगा। समझ में आया? यस मैम, समझ में आ गया मैम। चलो, मैम जैसे मैम आप वर्कलोड को प्रत्यय को शेयर मैम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए मैम, और प्रत्यय किसी और को दिया मैम, और प्रत्यय का मैम काम हो गया, ये हाँ, responsibility हो करेक्ट गया। करेक्ट, बिल्कुल वही मैंने आपको उस समय बताया समझ था। में आ गया मैम। ठीक मैम है, वर्कलोड को शेयर करते हैं उसको तो डेलीगेशन कहते हैं ना। उसको डेलीगेशन बोलते हैं। यस मैम, डेलीगेशन कहते हैं उसको। हाँ, मैम मंजे डेलीगेशन एक हो बार गया फिर क्या? मैम।
डेलीगेशन क्या किसको कहते हैं? डेलीगेशन मतलब वर्कलोड को शेयर करना अपने जूनियर्स के बीच में। हमारे पास बहुत सारा काम है, तो पार्ट ऑफ माय वर्क हैज बीन शेयर्ड विद माय जूनियर्स। मेरे और जो डिपार्टमेंट के कलीग्स हैं उनके साथ मैं शेयर कर लूंगा अपना कुछ पार्ट, लेकिन अथॉरिटी भी दूंगा। जो जितना काम डेलीगेट किया है उतने काम को करने के लिए जो अथॉरिटी रिक्वायर्ड होगी वो भी मैं अपने जूनियर्स को असाइन करूंगा जूनियर्स ताकि उस काम को वो कर सके। ठीक है? यस मैम। ठीक। म्हणजे कैन आई शेयर स्क्रीन? चलो, इज गॉन। दिक्कत ये है कि अब मैं बार बार एडमिट कर नहीं पाऊंगी, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एक मिनट। यहाँ तक हो चुका था। अकाउंटेबिलिटी अभी मैंने बता दिया कि अकाउंटेबिलिटी क्या है। इसको वापस से रिपीट करने की जरूरत है। ये एब्सोल्यूट होता है, ये अपने आप में पूर्ण होता है। जिसके पास ये होता है अकाउंटेबिलिटी पूरी की पूरी उसी की होती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल और भी दिया था कि ब्रांच मैनेजर है और उसके ब्रांच में 10-12 एम्प्लॉय हैं, तो वो ब्रांच मैनेजर अपने काम को, कुछ क्लाइंट को डील करने के लिए किसी स्टाफ को भेज सकता है, किसी रिकवरी के लिए किसी और स्टाफ को भेज सकता है, अकाउंट ओपनिंग के लिए किसी और स्टाफ को असाइन कर सकता है। लेकिन ओवरऑल ब्रांच का परफॉर्मेंस कैसा है ये अकाउंटेबिलिटी ब्रांच की ही होगी। अगर ब्रांच में कुछ भी फ्रॉड होता है या ब्रांच पिछड़ा हुआ है या ब्रांच अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी हो जाएगी? ब्रांच की, मैनेजर की हो जाएगी कि आपने ये काम ठीक से नहीं करवाया। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम लोग Yes, आगे ma'am. बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में जो पहला काम है वो क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहले तो प्लुरलिटी होना जरूरी है। वो भी आगे आएगा। एक से अधिक लोग रहेंगे और एक से अधिक लोग रहेंगे तो सब क्या करेंगे? तमाशा नहीं देखेंगे। एक से अधिक लोग रहेंगे तो उनके बीच में काम को डिवाइड किया जाएगा। वो सब लोग मिलजुल के उस काम को और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारे लोगों के बीच में वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा और सबको काम असाइन करना पड़ेगा। उस काम के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को फुलफिल कर सके, ओवरऑल गोल को अचीव कर सके। जो इंडिविजुअल्स को जिस पार्ट का काम असाइन किया गया उस काम को वो रेपिटेडली करने से क्या होता है कि वो व्यक्ति उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है। तो इसमें स्पेशलाइजेशन ऑफ बेनिफिट का भी एडवांटेज मिलता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क के साथ साथ। समझ में आ गया? इसमें और कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई नए स्टूडेंट है जिनको ये लग रहा है कि रिवीजन तो हो रहा है लेकिन मैम थोड़ा स्पीड में बढ़ रही है, तो आप बताइए कि आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं खुद से मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपने समझा या नहीं समझा। मैम डिवीजन ऑफ वर्क जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैम, ये तो सभी में आ सकता है मैम, ये तो कॉमन सभी में आता है बिल्कुल। हाँ, लेकिन डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में कैसे आता है? क्योंकि देखो जो हमने बनाया ना कि वी अलोकेट द वर्क to who is competent to do all these things, तो एज ए डिवीजन, एज ए ऑर्गेनाइजिंग ही तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने, सीनियर जूनियर का ऑथोरिटी रिलेशनशिप क्रिएट हुआ, हायरार्की लेवल क्रिएट हुआ। ये सारा रिजल्ट किसका है? ऑर्गेनाइजिंग का ही है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग ही है ना। ओवरऑल यू आर ऑर्गेनाइजिंग द टास्क कि किसको क्या करना है। जब आपने ये डिसाइड कर दिया कि किसको क्या करना है, उसी समय समझ में आ गया कि कौन किसका बॉस है, कौन किसके जूनियर है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब क्लियर हो जाता है। तो ये एक आउटकम है। डिपार्टमेंट, डिफरेंट हायरार्की इज द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का आउटकम है ये सब। क्लियर हुआ ऋतिक? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? Organizing coordinates the work of different persons for the attainment of object। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, कल मैं तुम लोगों के मार्क्यू के लिए देख सोच रही थी, तो मैंने सोचा कोऑर्डिनेशन कब से कब तक जरूरी होता है? अगर हम फंक्शंस बोले, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सारे फंक्शंस है मैनेजमेंट के, तो कोऑर्डिनेशन एक कब रिक्वायर्ड होगा?
कब आपको लगता है कि किस Organize- स्टेज में organizing में। coordination? प्लानिंग मैम होने से और कोऑर्डिनेशन तो फ्यूचर planning एसेंस में भी होता है मैम मैनेजमेंट का, इसको तो हर जगह अप्लाई करना होता है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है मैम पूरे कोऑर्डिनेशन। फंक्शंस में इसका जरूरत। Yes, ma'am. सब में Yes, ma'am. जरूरी है। बिल्कुल सही। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम प्लानिंग टिल कंट्रोलिंग, हर जगह Controlling. कोऑर्डिनेशन की जरूरत Yes, है। ma'am. वेरी गुड। तो जिसने सुनिए ना ये मैम, आंसर दिया मैम है, रुकावट के लिए क्षमा चाहते हैं। आइदर मैम स्कूल निखिल शर्मा कॉलेज रोल नंबर 1। 2 मिनट ऋतिक, सोसाइटी। रुक जाओ रुक जाओ। ओके निखिल शर्मा रोल नंबर ओके 1 मैम बार मैसेज कर रहा है, वो वेटिंग में। वेटिंग में मैम। यही दिक्कत है कि वेटिंग में रहेंगे तो मैसेज करना पड़ेगा उनको बार बार, एक बार उनको क्लास ज्वाइन कर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मुझे वेटिंग के लोग नहीं दिखते हैं। अभी मुझे कोई नहीं दिख रहा है ऐसे। मैम निखिल शर्मा रोल नंबर 1। हाँ, निखिल एंड आलोक, चलो मैंने इनको इन कर लिया है। बहुत दिन बाद आया मैम, उसको वेटिंग में रखना ठीक नहीं है। ठीक है, बाद आया इस- प्रत्यय हम थोड़ा कम बोलेंगे क्योंकि हम अभी ऑनलाइन फोरम में भी हैं, राइट। तो कोऑर्डिनेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट पर्संस फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं बिटवीन द डिफरेंट हायरार्की, बिटवीन द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों होता है? अंडर इट द एंटायर वर्क इज डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड, सारे वर्क को डिवाइड किया जाता है और फिर सब डिवाइड किया जाता है और डिफरेंट पोजीशंस में इसको बांटा जाता है। डिफरेंट पोजीशंस को कुछ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना होता है और सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप क्रिएट होता है। इससे क्या होगा, जब भी क्लासेस नहीं होंगे, कोई ओवरलैपिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओवरलैपिंग ऑफ टास्क नहीं होगा, कौन किसको फीडबैक देगा, कहाँ से इंस्ट्रक्शंस उनको आएगा, ये सब कुछ आपको मालूम रहेगा। एंड दैट्स व्हाई यू कैन कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की। समझ में आई है कोऑर्डिनेशन? वैसे शॉर्ट में ये कह सकते हैं पॉइंट ऑफ होगा मैम। एक स्टूडेंट बोलो, नहीं समझ में आते हैं जब एक दो स्टूडेंट ज्यादा बोले तो। हाँ, फिर से बोलो। मैम बोलो पहले तुम। कोई मैम एक बोलिए, कोऑर्डिनेशन को हम लोग कोई कोऑर्डिनेशन को मैम हम लोग शॉर्ट में ये कह सकते हैं ना, हार्मोनी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। बिल्कुल, हाँ बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन का हार्मोनी हो सकता है। इट शुड बी हार्मोनियस, ताकि आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बातों को रख सके, आगे बढ़ा सके। कोऑर्डिनेटेड वे में मतलब सहयोग के क्रम में काम को आगे बढ़ाया जाता है। कोऑपरेटिव एंड कोऑर्डिनेटेड वे में एक जगह से दूसरी जगह को काम को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट, प्लुरैलिटी ऑफ पर्संस। प्लुरैलिटी ऑफ पर्संस जो मैंने अभी बोले कि ऑर्गेनाइजिंग तभी पॉसिबल है जब एक से अधिक लोग रहेंगे और तभी उनके बीच में आप डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की क्रिएट कर पाएंगे। अगर वहां पे ज्यादा लोग नहीं है तो फिर आपको सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल तभी है जब वहां पे अधिक लोग रहे और अधिक लोग सारे लोग एक ही कॉमन पर्पस से जुटे रहे, सबका एक ही गोल है, एक ही गोल को अचीव करने के लिए जब सब इकट्ठा होंगे तो आप उनको उस काम का एक एक पार्ट असाइन कर पाइएगा। क्लियर? कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, अगेन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमने अभी पहले वाले पॉइंट में भी देखा कि प्लुरैलिटी ऑफ पर्सन का मतलब होता है कि किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के कारण ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, वेरियस पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच ईच परफॉर्मिंग देयर ओन फंक्शन, और जितना पार्ट उस ऑर्गेनाइजेशन का सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करे, सबका अपना अपना काम है, लेकिन ये काम कहाँ वापस लीड करके ले जाता, कहाँ उनको ले जाता है आखिर ये सारा काम। जब सारे डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम अपने अपने तरीके से करते हैं तो फाइनली वो कहाँ जाते हैं, फाइनली वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने में हेल्पफुल होता है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद है वेल डिफाइंड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, वी नो ऑर्गेनाइजेशन में वेल डिफाइंड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए वेल डिफाइंड होता है ताकि कोई भी क्या कहते हैं उसको, क्लासेस फॉर पोजीशन नहीं हो, रैंक के लिए, पोजीशंस के लिए क्लैश नहीं हो। वेल डिफाइंड है कि अगर आप इस पोजीशन पे है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके अंदर ये लोग होते हैं। क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए ये सब चीज कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी है आपको उतना ही ऑथोरिटी मिला हुआ है, क्योंकि दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस नहीं है, मान लो ऑथोरिटी ज्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो क्या होगा, यू ऑल नो नेगेटिव रिजल्ट क्या होगा, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पावर होगा। और अगर आपके पास ऑथोरिटी कम है और आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा है तो आप अपने सारे जिम्मेदारियों का वहन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको फ्रीडम जो मिला है, आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी मिला है, जो ऑटोनॉमी मिला है वो इतनी नहीं है, इतने रिसोर्सेज को यूज करने का फ्रीडम आपको नहीं मिला है जो आपको करना है उस असाइन टास्क को
फुलफिल करने के लिए। तो दोनों ही बैलेंस होना जरूरी है। अगर दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है तो आप उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज टोल्ड दैट इट शुड बी बैलेंस्ड वे, जिसको हम जितना देते हैं हम उसके पैरेलली हम उसको ऑथोरिटी भी दे, उतना ही हम उसको फ्रीडम भी दे। 6th है ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर है। किस तरीके का रिलेशनशिप? सीनियर एंड सबऑर्डिनेट्स, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, ये रिलेशनशिप है उसमें। मैनेजर एंड देयर टीम मेंबर्स। और ये क्या होता है इस रिलेशनशिप में? आप क्या कर सकते हैं? तो आप आसानी से काम को डेलीगेट कर सकते हैं, आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं, आसानी से आप लोगों को सुपरवाइज कर सकते हैं। आपके पास एक डेफिनेट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा या स्पैन ऑफ वर्कर्स होंगे जिनको आपको मोटिवेट भी करना है, कोऑर्डिनेट भी करना है, जिनको आपको इंस्ट्रक्शंस भी देना है और कंट्रोल भी करना है। समझ में आया? इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप होता है क्लियरली। ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. मैम अब स्पैन इम्पोर्टेंट, ऑफ, हाँ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नहीं समझ में आ रहा अभी? ये एक बार बता देते मैम, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बताएंगे, डिटेल में बताएंगे इसके बाद, ठीक है ना? याद ध्यान रखना वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में स्किप नहीं करने वाली हूँ क्योंकि उस पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है या उसको इम्पोर्टेंट है, उस पे एग्जाम में आए ना आए, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? लेकिन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को समझना इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक दिन आपको उसको उसके बारे में पूरा का पूरा जितना भी हम लोगों ने कवर किया था सब हम आपको बताएंगे कि क्या है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। मैम फिर से मैम अभी second के point लिए है आप मैम। इतना ही समझ लीजिए कि एक मैनेजर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, इसका स्पेसिफिकेशन ही स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यानी एक आदमी ज्यादा से ज्यादा कितने, ज्यादा से ज्यादा नहीं, मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब इफेक्टिवली कितने आदमी को सुपरवाइज कर सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तो तुम अब भेड़ बकरी चराने के लिए दे दोगे तो 100-200 भी दे दोगे तो वो चढ़ा के ले आएगा, लेकिन ये तो नहीं करना है ना। यहाँ क्या करना है आपको? अपने लोगों को मोटिवेट करते हुए, उनको गाइड करते हुए, उनको सुपरवाइज करते हुए उनसे काम करवा के आगे बढ़ना है। तो इसके लिए कितना नंबर ऑफ जूनियर या कितना नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रखा जाए ताकि आप उस काम को इफेक्टिवली कर सकिएगा। समझ में आया? तो इसके लिए एक स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है जो ये डिफाइन करता है कि कितने लोगों को आप अच्छे से एक मैनेजर हैंडल कर सकता है। अब इतना समझ में आ गया, इसी को हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। बाकी हम इस पर डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पे आते हैं। मैम उससे ऋतिक? पहले मैम जो सेकंड, यस मैम। हाँ प्रत्यय बोलिए, आपको कुछ बोलना है। मैम जो सेकंड पॉइंट है मैम कोऑर्डिनेशन। मैम तो पिछली बार जो एडमिनिस्ट्रेटिव में हम लोग पढ़े थे लोग 14 पॉइंट में, तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन था, सॉरी सेकंड था, तो उसमें था मैम कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच के रिलेशन जो होता है वो अगर सही हो तो उसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो यही यहाँ पे तो भी है, यहाँ पे यही है जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच का कोऑर्डिनेशन की ये बात कर रहा है, डिफरेंट हायरार्की लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन की ये बात कर रहा है। मैम तो मैम समझने का तरीका एक ही ना मैम, दोनों में तो हम लोग एक ही चीज को लिख सकते हैं अगर इनकेस। सी वहां पे ये मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में है, लेकिन वहां डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल और एम्प्लॉय के बीच में बिल्कुल कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन हर जगह एक ही तरीके, एक ही मीनिंग होगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजिंग कैसे कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करता है या कैसे ऑर्गेनाइजिंग होने से कोऑर्डिनेशन हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ कि मैं और हम और तुम्हारे बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। सी मैं एक एग्जांपल देती हूँ, होली इवेंट का एग्जांपल ले लो प्रत्यय, तुम समझ सकते हो इससे। तो जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन था, ठीक है ना, वो अपने डिसीजंस को हमें पास ऑन करते थे, ठीक है ना। वो अपने किस तरीके का काम होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वो हमें बताते थे। हम कहाँ पास ऑन करते थे? आप लोगों को Yes, करते थे। खासकर ma'am. आप लोगों को बोलते थे कि आपकी जो क्लास में जो टीम लोग रहेंगे वो कैसे काम करेंगे, उनको कैसे गानों पे रिहर्सल करने बोलिए, किस तरीके का हम उसमें क्या क्या रह सकता है, वहां पे स्किट रहेगा, वहां पे डांस रहेगा तो कैसा रहेगा, कल्चरल रहेगा या क्लासिकल रहेगा, किस तरीके का रहेगा। अब आपको लग रहा है कि ये एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इन हायरार्की, इन ऑर्डर हम उसी चीज को, उसी इवेंट को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, ऐसा तुम्हें लग रहा है? यस मैम। यही है कोऑर्डिनेशन। अब ये मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में हो या डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज के बीच में हो या डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की के बीच में हो। अब यहाँ पर डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की क्या है देख लो, जो हमारा एग्जांपल है उसमें एक तरफ है मैनेजमेंट, राइट,
जिसमें जो टॉप मोस्ट लोग हैं वो लोग आते हैं, Yes, जो ma'am. टॉप मैनेजमेंट Yes, है वो ma'am. आते हैं। उसके Yes, बाद हम ma'am. लोग उनके जूनियर, उसके बाद आप लोग, जहां हम लोगों ने आपको कोऑर्डिनेट किया। लेकिन ये क्या एक हायरार्किकल ऑर्डर में किसी भी चीज को करने का कोऑर्डिनेशन ही तो है। अगर कहीं पे भी ये लूप खत्म हो जाए, ठीक है, कहीं पे भी इस लूप को हमने डिलीट कर दिया, तो क्या ये कोऑर्डिनेशन हो पाएगा? No, नहीं हो ma'am. पाएगा मैम, नहीं हो टूट जाएगा। पाएगा। नहीं तो हो पाएगा। आपने जो हेनरी फ्योल में पढ़ा हो था पाएगा, वो भी मैम। वही था कि मैनेजमेंट और उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप कोऑपरेशन से कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो अलग चीज है। कोऑपरेशन मतलब कि यू हैव टू एक्सटेंड हेल्पिंग हैंड्स टू अदर्स, ठीक है। ऐसे कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बहुत बहुत ज्यादा सिमिलर जरूर है, लेकिन कोऑर्डिनेटेड मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड वे में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक मैसेजेस को हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, कहीं पे भी कुछ डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है। मैम कॉर्पोरेशन मतलब Yes. कॉर्पोरेट करना कोई काम करने में। कोऑपरेट करना, कॉर्पोरेट नहीं, कॉर्पोरेट इज अनदर वर्ड अनीशा, एंड कोऑपरेट इज अनदर वर्ड, ठीक है। Yes. आगे बढ़े, अब समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो अब आ जाइए इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में। हाँ बोलिए। मैम कुछ बच्चे वेटिंग में मैम मैसेज कर रहे हैं। ओके ठीक है, अभी उनको इन कर लेती हूँ, ठीक है। ऐसे अगर रहते हैं, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने के बाद ये नहीं पता चलता, तो मुझे बता दिया करो, आई विल टेक देम इन, ओके मैम। ठीक है। नाउ क्या है ये? सबसे पहला बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। तुम ही लोग इसको डिफाइन करिए, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन कैसे हो सकता है? एनी वन ऑफ यू। ऑर्गेनाइजिंग Yes, का ma'am. इम्पोर्टेंस, हाँ बोलो। वेस्टेज नहीं होगा मैम, प्रॉफिट मैम ज्यादा होगा। बेनिफिट्स ऑफ मैम सारे स्पेशलाइजेशन एक्टिविटीज ये को होगा, कोई डिवाइडेड भी कर दिया जाता वर्कर है। एक Yes, काम ma'am. करने एक में सेकेंड। एक्सपर्ट हो जाते हैं। वो काम लगातार करते करते उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं, और उस स्पेशलाइजेशन से फ्यूचर में भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प हो सकता है फर्दर प्रोसेस के लिए। मैम एज फॉर एग्जांपल मैम हम लोग आपको ले सकते हैं मैम, जैसा कि आप लगातार 5 साल इस पीपीएम को पढ़ाइएगा तो 5 साल बाद हाँ, आपको इस हाँ। पीडीएफ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप बिन देखे भी इस हम्म। पॉइंट को अपना क्लियर बताते जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। Yes, ma'am, उसमें आप ये हुआ एक्सपर्ट मैम, हो तो जाएंगे कि ये हो गया स्पेशलाइजेशन। यस मैम। तो ये क्या हुआ? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी एक ही काम को अगर आप बार बार करेंगे तो यू बिकम स्पेशलाइज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। और ये ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस है, चूंकि ऑर्गेनाइजिंग है, चूंकि ऑर्गेनाइज्ड है, और कौन सा काम किस पोजीशन को करना है, किस आदमी को करना है, ये सब डिवाइडेड है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हम डिवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, इसके फलस्वरूप क्या होता है कि आपका बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन हो सकता है। समझ में आया प्रत्यय? और सब किसी को बेनिफिट ऑफ Yes, ma'am. स्पेशलाइजेशन एडवांटेज क्या होगा? यस मैम, यस मैम। क्या बोले? अभी कुछ बोला अभिनव, बोलिए अभिनव। मैम इसका एडवांटेज क्या है स्पेशलाइजेशन अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन को? नहीं, मैं बताती हूँ। सबसे Reduces पहले तो wastage. अभिनव एक मिनट, सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है, मैं दो ही क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में वेल ऑर्गेनाइज्ड आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलेगा, यानी आपके लोग उस काम को करने में धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे। एक तो ये इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग का। अगर आपके और यहाँ अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया एक्टिविटी को, तो काम फिर भी हो जाएगा लेकिन किसी भी तरीके से होगा। एनी हाउ यू आर डूइंग वर्क, तो एक डिफरेंस होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में करने में और किसी भी तरह करने में, एक डिफरेंस होता है सबसे पहला। Yes, और ma'am. तुमने पूछा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब अब तुम पूछ रहे हो ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस नहीं, अब तुम पूछ रहे हो कि बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। मैं बताती हूँ बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप एक ही काम को लगातार कर रहे हैं अभिनव, तो क्या होगा? जब आप काम शुरू करेंगे तो उस काम को करने में 2 घंटा लग रहा है, लेकिन आप लगातार 6 महीने तक, 1 साल तक उसी काम को करते रहेंगे, तो आप क्या करेंगे? उस काम को आधे घंटे में खत्म कर देंगे, 45 मिनट में खत्म कर देंगे, 1 घंटे में खत्म कर देंगे, ठीक है? यस। समझ में आया? एक तो आपने क्या किया कि काम को शॉर्टकट कर दिया, यानी कि आप उतना ही काम कर सकते हैं कम देर में। दूसरा क्या किया? वेस्टेज को आपने कंट्रोल कर लिया। अच्छा ठीक है, जब हम शुरू में काम को सीखते हैं, तो मैं क्या बोल रही थी कि जितना आपने अभी समय को कट किया,
दूसरा है हेल्पफुल, क्या होता है ये दूसरा, कि हो सकता है शुरू शुरू में जब तुम वो काम कर रहे थे तो तुम टाइम ही नहीं ज्यादा ले रहे थे, तुम रिसोर्सेज भी ज्यादा खर्चा कर रहे थे। रिसोर्सेज यानी क्या हो सकता है, एक क्या बताऊं मैं, मटेरियल, मटेरियल, राइट। जो क्या आप मटेरियल यूज कर रहे थे वो आप पहले क्या होता था, जब हम पहले बचपन में पेंटिंग करते तो कुछ कलर उधर गिरता है, कुछ कलर उधर गिरता है, कुछ कलर तो हम सही सही से झंडा बना पाते हैं, लेकिन कुछ इधर उधर होकर के दूसरा ही प्रिंटिंग हो जाता है। अब धीरे धीरे क्या है, आप लगातार वो काम कर रहे हैं, 1 साल किया, 2 साल किया। अब क्या है कि कोई कलर का आपको पता है कि कितना कलर चाहिए, यहाँ भरना है तो कितना चाहिए, यहाँ काम करना तो कितना चाहिए। तो अब क्या है कि आप रिसोर्सेज को, मटेरियल को भी आप मिसयूज होने से बचा सकते हैं। समझ में आया? यस मैम। तो आपका टाइम और आपका रिसोर्सेज दोनों बचता है। और तीसरा क्या है कि जब आप काम शुरू में कर रहे थे तो सिर्फ टाइम भी ज्यादा ले रहे थे, मटेरियल भी ज्यादा खर्चा हो रहा था आपका, और जो क्वालिटी है वो भी ओके ओके हो रहा था, ठीक है ना, क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं हो रहा था। अब क्या है कि काम करने के साथ साथ जो आपका, अगर हम पेंटिंग का ही एग्जाम्पल ले ले, जैसे कि अभी हमने लिया एक एग्जाम्पल में कि हम समय ज्यादा लेते हैं एक पेंटिंग को बनाने में शुरू शुरू में, बाद में तो वो समय कटल होता है। दूसरा, पेंट ज्यादा जो इधर उधर जाया होता है, जितना पेंटिंग में गया उतना तो यूज हुआ, लेकिन उसके अलावा जो मिसयूज हो गया, जो गिर गया, जो इधर उधर छिड़क गया, बह गया, व्हाटएवर, जो हमने ज्यादा बना लिया, उतनी की जरूरत थी नहीं लेकिन हमें इतना पता नहीं था तो वो वेस्ट हो गया। तो ये सब हमने मटेरियल को वेस्ट होने से बचाया। और तीसरा, जो क्वालिटी ऑफ पेंटिंग है, जो नीटनेस चाहिए उस पेंटिंग में, जो क्लीननेस चाहिए उस पेंटिंग में, जो कहते हैं ना कि बहुत मंजे हुए हाथ का कमाल है ये कि एकदम एकदम से फ्लॉलेस दिख रहा है, तो वो फ्लॉलेसनेस भी कहाँ से आती है, आपकी एक्सपर्टाइज से आती है ना। माही, तुम कविता लिखती हो, पहली कविता शायद आपको जब लिखा होगा तो बहुत मजा आया होगा कि बहुत अच्छा लिखा, लेकिन धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना उतना आपको स्पेशलाइजेशन मिलते जाता है। धीरे धीरे अपनी की गई पहली कविताएं उतना अच्छा नहीं लगता जितना अब की रचना अच्छी लगेगी। और डाउन द टाइम जब आप आगे बढ़ेंगे 5-7 साल बाद, तो अभी की हुई रचनाओं से ज्यादा बेहतर लगेगी। क्यों, कैसे लगेगी? क्योंकि धीरे धीरे आप उसमें सीजन्ड होते चले जाते हैं, स्पेशलाइज्ड होते चले जाते हैं, ठीक है ना, आपको उसका ज्ञान ज्यादा होने लगता है, आप ज्यादा बुक्स पढ़ने लगते हैं, ज्यादा रेफर करने लगते हैं, राइट। स्पेशलाइजेशन का इंपॉर्टेंस पता चला अभिनव? ठीक है। नेक्स्ट, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। चलो मैं एक बार आपके लिए शेयर कर देती हूँ मिसेस स्क्रीन। हाँ, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप इसका सेकंड पॉइंट है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ कि आपको क्लियरली पता रहेगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये मुझे कौन देने वाले हैं, मुझे किस जगह से मुझे इंस्ट्रक्शंस आने वाले हैं, मुझे काम डेलीगेट होने वाले हैं। क्योंकि मल्टीपल बॉस अगर रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग करने का मतलब भी है कि देयर इज नो मल्टीपल बॉस नहीं होंगे तो क्या होगा, कंफ्यूज। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मल्टीपल बॉस का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है, बट देन यू नो कि इस डिपार्टमेंट से हमको कौन इंस्ट्रक्शन दे सकता है, कि फिनेंस डिपार्टमेंट से हमको कौन इंस्ट्रक्शन दे सकता है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हमको कौन इंस्ट्रक्शन दे सकता है, या फिर कोई एक ही बॉस है जो मुझे सारे इंस्ट्रक्शंस देगा। तो आपको ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप स्टैब्लिश होने के साथ साथ आपको ये भी पता चलता है कि मुझे कौन कौन ऑर्डर्स दे सकते हैं और मैं किसको किसको रिपोर्ट करने के लिए मैं लायबल हूँ, ठीक है, इंटाइटल्ड हूँ, मुझे किसको किसको रिपोर्ट करना चाहिए। तो आप इसके फलस्वरूप क्या होता है, वैसे लोगों के साथ लगातार टच में रहने से, लगातार उनसे आपको वर्क मिल रहा है, आपको टास्क मिल रहा है, आपको गाइडलाइंस मिल रहा है और आप उनको लगातार अपना फीडबैक दे रहे हैं, तो आपके और उस पॉइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो भी इफेक्टिव हो जाता है, होता है। यस मैम, यस मैम, इफेक्टिव हो जाता और है। साथ ही Yes, साथ ma'am, ही होता है। साथ आप क्या कर सकते हो कि अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स कर सकते हो, है ना, कि किसने काम किया और किसने काम नहीं किया। तो अकाउंटेबिलिटी भी आसानी से फिक्स हो सकती है। समझ में आया? यस, Yes, Now, यूनिटी ऑफ बोलिए। कमांड मैम फॉलो होगा इस ऑर्गेनाइजेशन में। देखो, मैंने ये कहा अभी कि ऑर्गेनाइजिंग में यूनिटी ऑफ कमांड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर है तो ठीक है, आपको एक ही पॉइंट से सारे कंट्रोल आ रहे हैं, सारे कमांड आ रहे हैं। अगर मल्टीपल बॉसेस हैं तो क्या होगा, मल्टीपल बॉस है तो आपको डिफरेंट पॉइंट से, लेकिन आपको पता रहेगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट से अगर इंस्ट्रक्शन आएगा तो कौन हमको मार्केटिंग डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन देगा, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आएगा
तो कौन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है या कौन बंदा है जो मुझे इंस्ट्रक्शंस देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का कौन है जो मुझे इंस्ट्रक्शन देगा। यानी जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजिंग में सिर्फ यूनिटी ऑफ कमांड हो, मल्टीपल बॉस भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन आपके यहाँ है, किस तरीके का ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर आपके यहाँ अडॉप्ट किया गया है, उस पर डिपेंड करता है कि मल्टीपल बॉस होगा या सिंगल बॉस होगा। लेकिन इसके कंसिक्वेंटली ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन है जो मेरा बॉस है और कौन है जो मेरा जूनियर है। ये तो आप समझ सकते हैं। समझ में आया यस मैम। ऋतिक? देखो आगे ma'am. बढ़ेंगे ना, Yes, ma'am. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में शायद तुम लोग भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ, मुझे याद है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और किसी Functional टाइप्स ऑफ organization. ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, क्या? Yes, ma'am. हाँ, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे फंक्शनल हेड होते हैं और यहाँ पे यूनिटी ऑफ Yes, ma'am. कमांड नहीं होता है, लेकिन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड होता है। तो हम ये नहीं Yes, कहते कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऑलवेज सिंगल बॉस होगा, देयर मे बी डिफरेंसेस, लेकिन यू नो दैट कौन कौन मेरे बॉस है या कौन मेरा बॉस है। समझ में आया? अगर फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग है तो आपको पता है कि इस डिपार्टमेंट में कौन कौन मेरे सीनियर है और कौन कौन मेरे पैरेलल के लोग हैं। ठीक है, अगर मैं मैनेजर हूँ तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर भी मेरा कलीग होगा, राइट, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट का सीनियर मैनेजर मेरा सीनियर होगा। ठीक है ना, वो मुझे इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर्स दे सकता है और मैं उसको फीडबैक दे सकती हूँ या मैं उनको रिपोर्ट कर सकती हूँ। समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. यस मैम। चलो अभी हम अटेंडेंस का काम कर लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट बचे हुए हैं मेरे पास। पहले अटेंडेंस ले लेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। yes, ma'am. 1, ओके मैम। वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। 2, यस मैम, प्रेजेंट मैम। 3, प्रेजेंट मैम। अच्छा ठीक है, मैं सबको प्रॉपर समय दूंगी, आप लोग टाइम लेकर के अपना प्रेजेंट बोलिएगा, लेकिन अपने टर्न में ही बोलिएगा। यस मैम। 4, 5, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट 6, मैम। 6 एब्सेंट। मैम हाँ समझ गए, 5 तक हो चुका है। 7, प्रेजेंट मैम। 8, प्रेजेंट मैम। 8 9, प्रेजेंट मैम। 10, प्रेजेंट मैम। 11, प्रेजेंट मैम। मैम हाँ एक्सक्यूज मी 11 मैम। बोलिए। मैम रोल नंबर 1 नेटवर्क वीक है। हाँ 1 मैंने बना भी दिया और आपको वेलकम भी बोला। वेलकम भी बोल रहे वेलकम Okay. आफिक, वेलकम आफिक। 11, प्रेजेंट मैम। 12, प्रेजेंट मैम। 13, प्रेजेंट मैम। 14, प्रेजेंट मैम। 14 15, प्रेजेंट मैम। 15, प्रेजेंट मैम। 16, यस मैम। 17, 17, 16 मैम। हाँ 16 हो चुका है। 18, प्रेजेंट मैम। 18 19, 20, प्रेजेंट मैम। 21, प्रेजेंट मैम। 22, 22, 23, प्रेजेंट मैम। 24, प्रेजेंट मैम। 25, प्रेजेंट मैम। 26, 27, 28, 29, प्रेजेंट मैम। 29 एक सेकेंड, 29, ओके। 30, 30, 30 नहीं है, 31, 32, यस मैम। 32 33, 33, 34, प्रेजेंट मैम। 34 35, 36, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। 40,
41 प्रेजेंट मैम 41 है क्या? 40 हो नो मैम चुका। 40 41 42 यस मैम 42 43 43 44 45 यस मैम 45 46 प्रेजेंट मैम निधि प्रेजेंट मैम 47 47 48 मैम 47% था मैम उसका हो नेटवर्क चुका। शायद अच्छा 47 प्रेजेंट है क्या? ओके 48 नेटवर्क 48 49 49 50 Present, ma'am. 50 50 okay 51 51% मैम 52 प्रेजेंट मैम 53 प्रेजेंट 51 मैम हो गया मैम 54 हाँ 54 ओके मैम 54 55 56 57 प्रेजेंट मैम 57 is present okay 58 59 60 यस मैम 61 60 is present यस मैम 61 47 हमने बना लिया था ना आयुष कुमार का। एक मिनट अभी वो इनका 45 भी मैम उसका हाँ। नेटवर्क यस मैम 47 का हो हाँ 45 बना हुआ ठीक है। चलिए 60 61 हो गया 60 61 62 63 63 मैम प्रेजेंट मैम 64 65 66 67 67 प्रेजेंट मैम 68 69 70 Ma'am, 71 47. बन Yes, चुका ma'am, 71 हो गया Yes, ma'am. 71 Yes, 72 73 यस मैम 73 प्रेजेंट 74 75 76 77 यस मैम 77 78 79 79 प्रेजेंट मैम 7 okay 80 प्रेजेंट 80 81 यस मैम okay 81 82 यस मैम यस 81 मैम हो चुका है यस मैम 83 83 यस मैम 83 84 यस मैम 84 है मैम 82 हो चुका 84 है क्या? मैम 83 बन गया 85 Present, ma'am. 85. ओके 86 Present, ma'am. 86. 87 हो गया 87 86 तक ही मैम 83 बन ओके गया मैम सब बन चुका है मैम सारे बन 64 चुके हैं मैम 64 कौन है? क्या मैम 82 मैम सलोनी होने के बाद होगा एक मिनट मैं देख लेती हूँ 64